नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें लाते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। भाविक पटेल हैं हमारे साथ, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। कुणाल शाह हैं, हेड ऑफ कमोडिटी रिसर्च है निर्मल बांके। और मनोज कुमार जैन है, डायरेक्टर हैं हेड कमोडिटी और करेंसी रिसर्च पृथ्वी फिनमार्ट के। साथ ही हमारे साथ प्रणब बजोरिया भी होंगे, जो पाम तेल मार्केट पर अपनी राय रखेंगे। प्रणब बजोरिया के बारे में बता दें कि कॉम ग्लोबल के हैं, डायरेक्टर है, सिंगापुर से जुड़ते हैं। हालांकि अभी फिलहाल वो इंडिया में ही हैं, तो आज हमारे साथ वो खास तौर पर पाम तेल मार्केट पर बात करने के लिए होंगे। चलिए, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें कि जिन पर आपको दिन भर नजर रखनी चाहिए। गोल्ड और सिल्वर की अगर आज बात करें टॉप 10 में, तो यहाँ पर नरमी का ही रुख है। कल शाम के सत्र में हमने देखा था कि चांदी में अच्छी तेजी दिखी थी। अब हालांकि अब गिरावट बढ़ गई है, 500 रुपए तक की गिरावट MCX पर चांदी में दिख रही है। 56,000 तक फिसल चुकी है चांदी। क्रूड की बात करें तो यूएस में सरप्राइजिंगली जिस तरह से क्रूड के स्टॉक कम हुए थे, उससे सपोर्ट कल शाम के सत्र में मिला था, लेकिन आज एक रेंज में ही है। लेकिन $89 के आसपास अभी भी ब्रेंट क्रूड का भाव है। नेचुरल गैस ज़्यादा मांग यहाँ से बढ़ने से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही जिस तरह से तूफान की खबर है फ्लोरिडा में, उसकी चिंता से भी यहाँ पर सपोर्ट है। कॉपर यहाँ पर आज हल्की गिरावट MCX पर दिख रही है। 638 रुपए के आसपास अक्टूबर का वायदा ट्रेड कर रहा है। अब एग्री मार्केट में मेंथा की अगर बात करें तो 1000 रुपए के नीचे है मेंथा ऑयल। हालांकि आज तेजी दिख रही है। यहाँ पर कॉटन दबाव बरकरार है। यहाँ पर 30,700 रुपए तक यहाँ पर वायदा में भाव फिसल चुके हैं। हल्दी ज़्यादा उत्पादन का अनुमान है, 6,775 रुपए तक फिसल चुका है भाव। जीरे पर भी दबाव है, 24,000 के आसपास फिसल चुका है ये जीरा का वायदा। और धनिया में भी कमजोरी है, 10,900 रुपए के आसपास यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है। चलिए, इन खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं सबसे पहले चांदी की। चांदी में क्यों रिवर्स गियर में चांदी आ गई है? क्योंकि जिस तरह से कल अच्छी तेजी दिखी थी, उम्मीद लगी कि वापस से ये तेजी बढ़ेगी, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, हाजिर मांग भी बढ़ने की संभावना है। लेकिन अब क्यों नहीं टिक पा रही चांदी की तेजी, ये सवाल है। 56,000 के आसपास भाव फिलहाल है, यहाँ पर 455 रुपए नीचे। मनोज जी, क्यों नहीं टिक रही है चांदी? जिस तरह से इंडस्ट्रियल डिमांड हालांकि अभी भी कमजोर है, इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या फिर ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन सब से डिमांड अभी कम है। क्या यही वजह है या कुछ और वजह आप देख रहे हैं चांदी में गिरावट की? नमस्कार विश्वमोहन जी। कल हमने अच्छी तेजी देखी थी इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन आज डॉलर इंडेक्स में लोअर लेवल से फिर थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है, जिसके चलते हल्की मुनाफा वसूली है। लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी यहाँ पॉजिटिव लगता है। $18 के ऊपर जब तक कीमतें बनी हुई है, तो हमारा मानना है कि यहाँ जो तेजी है वो एक्सटेंड हो सकती है। आज के दिन की अगर बात करें या अगले 1-2 दिन की बात करें, तो ये यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी रहेगी दिन के सत्र में बाइंग के लिए चांदी में, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में भी ऊपरी लेवल्स पर रेजिस्टेंस बनते हुए दिख रहे हैं। और हमने कल यूएस के बॉन्ड यील्ड को भी एक सप्ताह के निचले स्तरों पर आते हुए देखा था। तो इन सब चीजों के चलते यहाँ पे चांदी में सपोर्ट्स जो है फिर एक बार बनते हुए दिखेंगे। साथ ही जहां तक इंडस्ट्रियल डिमांड का सवाल है, तो चाइना में भी यहाँ पे जो कोविड के रिस्ट्रिक्शंस है वो धीरे धीरे ईज होते हुए दिखेंगे, तो वहां से भी जो डिमांड है वो रिवाइव होती हुई नजर आएगी। तो हमारा मानना है कि चांदी में 56,000 के स्तर पर आज के सत्र में यहाँ बाइंग की जा सकती है। 55,400 का स्टॉप लॉस लगाएं। इंट्राडे में 57,100 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। और अगर मैं अगले 3 से 4 दिन की बात करूं, तो 58,000 तक के स्तर भी फिर एक बार यहाँ देखने को मिल सकता है। यदि आपको खरीदना है, जो करंट लेवल है उसके आसपास ही खरीद सकते हैं। 55,400 के स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। वॉलेटाइल काउंटर है और अच्छी तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। और आगे अगर पोजिशनल व्यू है तो 58,000 तक के टारगेट की भी उम्मीद मनोज जी कर रहे हैं। आपका व्यू भाभी क्या है? टेक्निकली कैसा लग रहा है 56,100 के आसपास चांदी? गुड मॉर्निंग विष्णुमोहन जी। मुझे भी लग रहा है कि जिस हिसाब से डॉलर की जो रैली हुई है, तो थोड़ी बहुत और रिट्रेस हो सकती है। जैसे हमने देखा कि यूएस की बॉन्ड यील्ड है वो भी एक सप्ताह के नीचे आई है, तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक ये जो रैली है गोल्ड सिल्वर में आज के दिन कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो आज के दिन भी मैं पान डिप्स की ही स्ट्रेटेजी रहूँगा, सिल्वर और गोल्ड दोनों में। चांदी की बात करें, चांदी अराउंड 55 वहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं 57,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 55,000 का। आई थिंक वैसे भी चांदी अगर देखें तो थोड़ी ओवरसोल्ड में हो चुकी है, तो शायद यहाँ से थोड़ी बहुत और शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। तो आई थिंक वेरी शॉर्ट टर्म में थोड़ा व्यू पॉजिटिव है। बट अभी अगर मीडियम टर्म में देखूँ, तो अभी भी मीडियम टर्म में मुझे ज़्यादा तेज़ी नहीं दिख रही है, क्योंकि आगे अभी भी स्लो डाउन और रिसेशन की संभावना है। तो जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डिमांड जैसे चांदी है
उसकी डिमांड ज़्यादा नहीं रहेगी। चांदी पर आपका भी कुणाल जी क्या है? आज कल तेजी दिख रही थी, आज फिर से गिरावट है, 450 रुपए नीचे है। इन स्तरों पर आप क्या सलाह दे रहे हैं चांदी में? जी बहुत ही अनसर्टेन माहौल है अभी फिलहाल, क्योंकि एक साइड पे यूएस की जो फेड है वो टाइटन कर रही है, और दूसरी साइड पे उनकी टाइटन करने की वजह से पूरे विश्व में सभी मार्केट्सों में एक अनिश्चितता का दौर चालू हो गया है। सो मेरी राय में दिस इज अ सिनेरियो वेयर जब बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कल इंटरवेन किया, उसके कारण एक दो दिन के लिए थोड़ी तेजी वर्ल्ड में रह सकती है, और इसमें गोल्ड सिल्वर भी थोड़ा ऊपर आ सकता है। सो मैं आज के दिन के लिए बाय डिप्स की रणनीति प्रेफर करूंगा, बट ऐसा नहीं है कि अभी का अभी कोई बड़ा तेजी हो जाने वाला है। सो गोल्ड अराउंड 49,000 दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 49,850 के आसपास बाय करना चाहिए, सिल्वर अराउंड 55,700 के आसपास बाय करना चाहिए, और दोनों में गोल्ड में अराउंड 50,100 तक आता है तब प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए, सिल्वर में अराउंड 57,000 के आसपास प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए, 56,800 तक भी आ सकता है पहला जो लेवल है वो। सो उससे ज़्यादा तेजी फिलहाल नहीं नज़र आ रही है। सो लंबी तेजी हो जाएगी ऐसा कंक्लूड करना बहुत डिफिकल्ट है अभी फिलहाल। तो जिस तरह के अनसर्टेन माहौल है, ऐसे में लंबी तेजी की उम्मीद नहीं लग रही है। छोटे से टारगेट के लिए आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं, यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर में। चलिए अब क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड को लेकर आपका व्यू क्या है कुणाल जी? क्या लग रहा है क्रूड में यहाँ से? जहाँ तक क्रूड की बात कर रहे हैं हम, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रूड यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक दे सकता है। 66, 50, 55 के बीच में बाय करना चाहिए, 65.90 का स्टॉप लॉस रख के, और ऊपर में 67.30 तक के लेवल्स हमको एक बार क्रूड ट्रेड करते हुए दिखा सकता है। सो इवनिंग सेशन में एक हल्की सी बाइंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। इवनिंग में हल्की सी खरीदारी यहाँ पर 6730 के टारगेट के लिए, छोटे से टारगेट के लिए यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। मनोज जी आपका व्यू कच्चे तेल पर? बिल्कुल यहाँ पे इनलाइन ही रहेगा। मेरा मानना है कि $80 के जो लेवल्स है वो WTI होल्ड कर सकता है, और जिस तरह से हैरिकेन यान के चलते भी यहाँ पे जो उत्पादन प्रभावित हुए हैं, तो उसके चलते भी यहाँ कीमतों में सपोर्ट देखने को मिले हैं। काफी ओवरसोल्ड काउंटर है, एक बार WTI $84 जो है संभावित है। तो उस लिहाज से अगर हम MCX पर लेवल की बात करें तो 6,620 के जो स्तर है वो बाइंग के लिहाज से बेहतर होंगे। 6,490 का एक स्टॉप लॉस रखें। 6,800 से 850 तक के लक्ष्य जो है वो यहाँ लेकर के चल सकते हैं। बड़ी तेजी की गुंजाइश नहीं है। $84 पर फिर एक बार यहाँ रेजिस्टेंस बनते हुए दिखेंगे WTI। ओके, क्रूड में ऑप्शंस में कुछ रणनीति है क्या भाविक आपके पास? जी नहीं, मैं भी फ्यूचर के वाया ही ट्रेड के रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आगे जाके भी थोड़ी अनसर्टनिटी रहेगी, क्योंकि ओपेक की बैठक है और शायद ओपेक इस बार प्रोडक्शन कट कर सकता है। और वैसे भी अगर देखें तो जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है, तो उसकी वजह से ज़्यादा अब मुझे भी नहीं लग रहा है, तो इस वजह से ऑप्शन के जो प्रीमियम है वो पील आउट हो जाएंगे। तो आई वुड सजेस्ट के इंट्राडे अराउंड 6640 के करीब आता है तो लॉन्ग कर सकते हैं, 6750 6800 के टारगेट के लिए, और 6580 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। कुणाल जी, नेचुरल गैस में क्या हो रहा है? क्या यहाँ पर वापस से अब धीरे धीरे तेजी दिख रही है? आज भी 2.5% ऊपर है। इंटरनेशनल मार्केट में भी कल यूरोपियन गैस वगैरह में भी काफ़ी तेजी थी, 26% तक की तेजी हमने देखा था यूके गैस में, और TTF गैस भी करीब करीब 12% तक चढ़ गए थे। क्या लग रहा है यहाँ से गैस के दाम और बढ़ने वाले फिर से क्या? जी हाँ, थोड़ी बहुत तेजी लग रही है अभी फिलहाल, क्योंकि ये जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है उसको सैबोटेज किया गया है ऐसा सस्पेक्ट है। तो इसके चलते हुए फिर से सप्लाई डिस्ट्रप्शन चालू हो गया है, तो यूरोप से US गैस की डिमांड बढ़ गई है और इसके के कारण यूरोपियन गैस के पीछे US का गैस फ्यूचर भी बढ़ रहा है। सो 574 के आसपास बाय कीजिए, 565 का स्टॉप लॉस रखिए, 590 का टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। चलिए बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स पे मनोज जी आपका व्यू क्या है? आज हालांकि ज़्यादातर मेटल में दायरे में ही कारोबार हो रहा है। एल्युमिनियम, जिंक बेहद रेंज बाउंड है। कॉपर पर दबाव है, 638 रुपए के नीचे है अक्टूबर का वायदा। किस काउंटर में आप ट्रेड की सलाह दे रहे हैं मनोज जी बेस मेटल्स में? ओवरऑल बेस मेटल पैक में देखें तो हम यहाँ जिंक सबसे ज्यादा ओवरसोल्ड जोन में दिखाई देता है। कल लोअर लेवल से यहाँ रिकवरी भी आती हुई नजर आई थी। हालांकि बड़ी तेजी की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कल जो यूएस के पेंडिंग होम सेल्स के नंबर्स थे वो फिर एक बार डिसअपॉइंटिंग थे। लेकिन फिर भी यहाँ ओवरसोल्ड जोन में होने के चलते एक थोड़ा सा जो
बाउंस है वो कीमतों में देखने को मिल सकता है। तो उस लिहाज से जिंक अक्टूबर वायदा में 264 के स्तर मिले तो बाय कर सकते हैं। 259 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 272 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। आपका भी भाविक बेस मेटल्स में? जी मुझे अभी भी लग रहा है कि बेस मेटल्स में ज़्यादा रिकवरी नहीं आएगी। ये जो अभी रिकवरी देख रहे हैं वो आई थिंक डॉलर रिट्रेस हुआ है उसकी वजह से ही देख रहे हैं। और मेरी टॉपिक रहेगी एल्यूमिनियम काउंटर अक्टूबर में जो सेल में रहेगा, क्योंकि अभी भी अगर फंडामेंटल्स देखें तो एल्यूमिनियम की इन्वेंट्री काफ़ी अच्छी है। चाइना जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर रही है तो उसके पास भी अच्छी खासी इन्वेंट्री है और डिमांड भी कम है। मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम में ज़्यादा तेज़ी हम देखने को नहीं मिलेंगे, तो 190-150 के करीब अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट अगर आता है तो शॉर्ट कर सकते हैं 188 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 193.5 का। ओके, आपकी टॉपिक क्या है कुणाल जी बेस मेटल्स में? बेस मेटल में मेरी राय में थोड़ा कॉपर में बाइंग लग रहा है नीचे के स्तरों पे। 635 के आसपास कॉपर बाई करना चाहिए अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट, और ऊपर में 641 42 में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 632 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। पर खरीदने की सलाह है आपको 632 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीद ले। करेंसी मार्केट में क्या लग रहा है? हालांकि शुरुआत में अच्छी मजबूती दिख रही थी, अब धीरे धीरे मजबूती कम होती जा रही है रुपए की। अब 81 रुपए 85 पैसे के आसपास चला गया है। कुणाल जी क्या लग रहा है करेंसी में? रुपए में कमजोरी क्या आज 82 भी क्रॉस कर सकता है क्या रुपया? ये बहुत ही अनसर्टन हो गया है करेंसी के मूव प्रिडिक्ट करना अभी फिलहाल, क्योंकि एक बाजू पे जैसे मैंने कहा यूएस टाइटन कर रहा है, ये दूसरे सेंट्रल बैंक अपने अपने करेंसी को बचाने की ट्राई कर रहे हैं, तब डॉलर कम हो जाता है। बट जो ब्रॉडर ट्रेंड है, ये जो स्टिमुलस बैंक ऑफ इंग्लैंड ने दिया है, इससे कोई गेम चेंज नहीं हो जाने वाला है। ये $75 बिलियन का स्टिमुलस है, मे बी दे कैन एक्सटेंड इट। आज हम बात करेंगे एक साइड पे $75 बिलियन का स्टिमुलस बैंक ऑफ इंग्लैंड ने दिया है, और फेड हर महीने $100 बिलियन निकाल रहा है। तो नेट नेट इफेक्ट देखेंगे तो हर महीने ग्लोबल लिक्विडिटी में से $25 बिलियन तो ऐसे ही कम होने वाला है। तो इसमें ऐसे माहौल में करेंसी में फिलहाल मैं आज 82 के आसपास सेलिंग के लिए रिकमेंड करूंगा, 82.20 के स्टॉप के साथ। और नीचे में मैं एक्सपेक्ट करूंगा करेंसी फिर से 81, 78, 75 एक बार आ जाए, पर ऐसा नहीं लग रहा है कि 81 आ जाएगा। ओके, यानी हल्की यहाँ पर मजबूती लौट सकती है, लेकिन 82.2 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। 82 पर आपको सेल करना है। 81.70, 81.75 के आसपास वापस से आ सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। मनोज जी, एग्री मार्केट में सबसे पहले स्पाइसेस, जीरा काफ़ी अब कमज़ोर हो चुका है, 24,200 के आसपास है, 1% नीचे आज भी है। कोरिएंडर देखिए यहाँ भी 1.5% की गिरावट है। टर्मरिक में भी गिरावट है। क्या लग रहा है तीनों काउंटर में कहाँ खरीदारी की सलाह आप दे रहे हैं? ओवरऑल स्पाइसेस पैक की बात करें तो धनिया और जीरा में थोड़ी और कमजोरियां देखने को मिल सकती है, लेकिन टर्मरिक जो है वो काफी ओवरसोल्ड जोन में है, तो एक थोड़ा सा यहाँ बाउंस देखने को मिल सकता है कीमतों में। बिल्कुल यहाँ पे इंट्राडे के लिहाज से बात करें तो 6,750 के स्तर मिले तो बाय कर सकते हैं टर्मरिक अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में। 6,680 का स्टॉप लॉस लगाए, 6,900 तक के लक्ष्य रख सकते हैं। लेकिन यहाँ जीरा में हमने 24,500 के स्तर जो है वो टूटते हुए देखे हैं, तो कीमतें 23,900, 23,950 जो है वो स्तर को टेस्ट कर सकती है। उस लिहाज से यहाँ पे कोरिएंडर में भी हमने एक रैली के बाद फिर करेक्ट होते हुए देखा है, तो यहाँ भी जो दबाव है वो देखने को मिल सकता है और 10,700 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो धनिया और जीरा थोड़ा यहाँ कमजोर रह सकता है, लेकिन हल्दी में एक बाउंस जो है वो देखने मिल सकता है। मसालों में आपका व्यू क्या है? आपकी टॉपिक क्या है भाविक? जी मसालों में कोरिएंडर है, वो मुझे लग रहा है कि अभी भी वीकनेस जो है वो जारी रहेगी। और नीचे अगर देखें तो आई थिंक ओवरऑल 10,500, बट अगर इंट्राडे देखें तो 10,700 के लेवल मुझे दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर 11,000 के करीब आता है तो शॉर्ट कर सकते हैं 10,700 के टारगेट के लिए, और 11,200 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और ब्रॉडर टर्म्स में देखें तो आई थिंक जब तक वो 11,500 के ऊपर नहीं जाता तब तक मुझे सस्टेनेबल रैली नहीं लग रही है। आई थिंक शॉर्ट टर्म में 10,500 से 10,400 भी आ सकता है। चलिए अब ग्वार की बात कर रहे थे। ग्वार पर आपका व्यू क्या है कुणाल जी? क्या लग रहा है ग्वार में? यील्ड को लेकर तो वापस से चिंता बढ़ गई है, क्या वापस से तेजी लौटेगी क्या ग्वार सीड में? 4,900 के आसपास ग्वार सीड है, ग्वारगम 9,400 के आसपास। मुझे अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि आगे जाके बहुत ज़्यादा तेज़ी तो नहीं आएगी अभी फिलहाल करंट सिनारियो में। सो मैं इंट्राडे के लिए ट्रेड रिकमेंड करूँगा लॉन्ग जाने के लिए, बट मुझे नहीं लग रहा है कोई लंबी तेजी होगी। 4,900 पे लेके आप
5,050 के आसपास बेच सकते हो, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मेजर रैली फ्रॉम हियर। रैली की उम्मीद नहीं है, हल्की तेजी के साथ 100 से 150 रुपए तक की तेजी के लिए आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं करंट लेवल पर। आपका व्यू ग्वार सीड और ग्वारगम पर मनोज जी? यहाँ पे ग्वारगम में 9,350 एक अच्छा सपोर्ट लेवल, अगर वो स्तर मिले तो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में बाय कर सकते हैं। 9,220 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर में 9,550 9,600 ये लक्ष्य रखे जा सकते हैं। तो ग्वारगम यहाँ पे लोअर लेवल पर बाइंग की जो है सलाह रहेगी। बड़ी तेजी की गुंजाइश नहीं है, लेकिन हमने ऊपरी लेवल से करेक्ट होते हुए देखा है कीमतों को। 9,350 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेंगे। ओके, तो इनको भी लग रहा है कि हल्की तेजी के साथ ही खरीदारी करें, सिमिलर व्यू है। आपका व्यू ग्वार पर भाविक? जी, मुझे लग रहा है कि अभी भी जो वीकनेस है वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि अगर फंडामेंटल देखें तो जो थोड़ी बहुत तेज़ी हमने देखने को मिली थी वो उसके ऊपर थी कि शायद आगे जाके जो क्रॉप है वो डैमेज हो सकता है। बट इस बार जो क्रॉप्स है वो डैमेज तो नहीं होंगे, उसकी यील्ड थोड़ी कम होगी, बट यहाँ से और डैमेज होने की संभावना नहीं। तो लास्ट ईयर के कंपेयर से इस बार अच्छी खासी क्रॉप आ सकती है, तो प्राइसेस भी प्रेशर में ही रहेंगे। तो आई वुड से कि अगर थोड़ी बहुत अपसाइड आती है 4950 के करीब, तो अभी भी बेच के चल सकते हैं 4850 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 5025 का। मनोज जी, कॉटन पर आपका व्यू? हालांकि अब वायदा तो अब नया वायदा लॉन्च होगा, तो इस वायदा का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन क्या संकेत मिल रहा है? कमजोरी तो लगातार बढ़ रही है, 30,700 के आसपास अक्टूबर का वायदा है एमसीएक्स पे। क्या लग रहा है अब यहाँ से कॉटन में? बिल्कुल संकेत कमजोरी के ही हैं। हम देख रहे हैं कि आइस कॉटन फ्यूचर में लगातार दबाव है, और जिस तरह से यहाँ पे जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की तरफ से जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जा रही है, तो उसका असर यहाँ साफ तौर पर इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में देखने को मिला है। तो शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि कॉटन में और भी गिरावट यहाँ देखने को मिल सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में जो कॉटन फ्यूचर है वो एक बार 80 सेंट तक भी जो है आ सकता है। तो उस लिहाज से भारतीय बाजारों में भी अगर मैं अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो 30,000, और जो आगे के कॉन्ट्रैक्ट है वो 28,500 29,000 वहां तक के स्तर भी जो है वो दिखा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं पाम तेल की, जहां पर काफी गिरावट आ चुकी है। फरवरी 2021 के निचले स्तरों पर कल पहुंच गया था, 3200 रिंगिट के नीचे भी भाव चले गए थे, लेकिन आज यहां पर वापस से तेजी दिख रही है। 4% से ज्यादा मलेशियाई पाम फ्यूचर्स में आज तेजी दिख रही है। 3,350 रिंगिट के ऊपर कारोबार हो रहा है। हमारे साथ प्रणव बजोरिया हैं, डायरेक्टर है कॉम ग्लोबल के सिंगापुर से, हालांकि अभी इंडिया में ही है। प्रणव, क्या लग रहा है यहाँ से पाम तेल में? क्या गिरावट अभी और यहाँ पर बाकी है क्या? क्योंकि जिस तरह से बात हो रही थी दोराब मिस्त्री जी से, उन्होंने तो 2500 रिंगिट तक का टारगेट दे रखा है साल अंत तक का। अगर हम पाम तेल को देखें तो एक टाइम पर मार्च अप्रैल के टाइम पर ये $2100 पर भी ट्रेड हुआ था, और आज के दिन अराउंड $840 पे ट्रेड हो रहा है। मंडे को 5% गिरा था, फिर कल 8% गिरा था। तो इतनी स्टीप गिरावट के रिएक्शन में थोड़ा आज इट हैज इम्प्रूव्ड। जो भी पाम तेल में प्राइस फॉल होने वाली थी, मेजॉरिटी ऑफ दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड। वो मतलब आधा से कम ऑलरेडी हो चुका है। पर जैसे दोराब जी कह रहे हैं, दिस इज नॉट नेसेसरली द बॉटम। अभी भी ग्लोबली तेल की अवेलेबिलिटी है, एसएनडी साइड में सप्लाई साइड हैवी है, और $50-100 नीचे जा सकता है मार्केट, और वो हम आने वाले 1-2 महीनों में देख सकते हैं। और बाकी तेल को लेकर क्या लग रहा है, चाहे वो सनफ्लावर हो, सोया हो, उसकी ग्लोबल सप्लाई को लेकर क्या स्थिति बन रही है और किस तरह के प्राइस आउटलुक आप दे रहे हैं? सनफ्लावर में रशियन सनसीड क्रॉप जो है वो तो काफी अच्छा ही है। इस वक्त सिर्फ शायद हार्वेस्टिंग थोड़ी डिलेड चल रही है। यूजुअली 28% हो जाती है, लेकिन सिर्फ 10% हुई है। तो जो एक सेलिंग पुश होना चाहिए वो नहीं आया है। यूक्रेन का क्रॉप पिछले सालों से कम है, लेकिन उधर कैरी फॉरवर्ड सीड इतना ज्यादा है कि अगर आप सनफ्लावर ओरिजिन का सीड प्रेशर देखें तो इट इज क्वाइट गुड एंड हैवी। और वही सेम कहानी अभी जो यूएस क्रॉप में निकली थी, वहां भी क्रॉप हैज बीन क्वाइट गुड। तो सप्लाई साइड में सोयाबीन में भी, सनफ्लावर में भी, कनेडियन कनोला में भी, सब सॉफ्ट ऑयल के सीड्स क्रॉप का भी सप्लाई अच्छा ही होना चाहिए। पर हाँ, ये बात जरूर है कि हर ओरिजिन में अलग अलग पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल इश्यूज अभी भी चालू है। अर्जेंटीना में $100 स्कीम था, जिसके कारण फार्मर्स ने सितंबर में बहुत सीड्स बेचे। वो स्कीम शायद 30 सितंबर को खत्म हो जाए। इंडोनेशिया ने अब तक नवंबर में बोला नहीं है वो लेवी वापस लाएंगे या नहीं लाएंगे। ब्लैक सी से भी जो ग्रेन कॉरिडोर है, जिसके थ्रू सनफ्लावर ऑयल भी निकल रहा है, 15 नवंबर के बाद उसका भी क्या होगा वो पता नहीं। और यूएस भी 16 नवंबर को अभी अगले 3 साल के बायोडीजल पॉलिसी का नोट निकालने वाली है। तो फंडामेंटल्स और एसएनडी साइड देखे तो सप्लाई इज गुड एंड बैलेंस शीट इज हैवी, पर अभी भी देयर आर लॉट ऑफ
jack in the boxes when it comes to the policy and geopolitical side of things. यानी अभी भी नीचे आने की संभावना है और सप्लाई को लेकर फिलहाल ग्लोबल लेवल पे दिक्कत नहीं, खास करके पाम तेल की अगर बात करें तो यहाँ पर ओवर सप्लाई की भी स्थिति कुछ देशों से बन रही है। शुक्रिया प्रणव, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए शुक्रिया कुणाल जी आपका भी, मनोज जी आपका भी, भाविक आपका भी, आप लोगों ने वक्त निकाला, पूरा कमोडिटी मार्केट का आउटलुक समझाया और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए। लेकिन जाते जाते